नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही के महीनों में भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार, टैरिफ और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा और तनाव देखने को मिले हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन ट्रंप की भारत यात्रा की पूरी तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद सकारात्मक कदम हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत आ सकते हैं और इस यात्रा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। रूबियो ने अपने बयान में भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश जल्द ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके अनुसार ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा और वैश्विक बाजार में नई संभावनाएं खोलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बेहद मजबूत है और ये संबंध केवल कूटनीतिक स्तर पर सीमित नहीं रहेगी बल्कि एक वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम भूमिका निभाती है। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध बेहद अच्छे हैं और कूटनीतिक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रूबियो के अनुसार भारत आज अमेरिका का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी संकेत दिया है कि भारत, अमेरिका और अन्य देशों के बीच ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार को लेकर व्यापक बातचीत चल रही है जिससे वैश्विक सप्लाई चेन को और भी मजबूत किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप की संभावित भारत यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप आखिरी बार फरवरी 2020 में भारत आए थे जब उन्होंने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। अब अगर ये प्रस्तावित यात्रा होती है तो ये दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद को फिर से मजबूत करने की नई दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। हालांकि अभी तक इस दौरे की आधिकारिक तारीख या फिर कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान ने इस पर चर्चा और ज्यादा तेज कर दी है। सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात से आज एक बड़ी और नई पहल की शुरुआत हो गई है जहां गृह मंत्री अमित शाह देश की पहली सहकारिता आधिकारिक टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कर चुके हैं। यह कार्यक्रम गुजरात में आयोजित हुआ जिसमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक चालक, जिन्हें यहाँ सारथी कहा गया है, वो शामिल थे। ये सेवा पूरी तरीके से सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मॉडल के रूप में शुरू की गई। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य टैक्सी चालकों को केवल सेवा प्रदान नहीं बल्कि इस व्यवस्था का भागीदार और मालिक बनाना था। सरकार और सहकारिता क्षेत्र का दावा है कि इस मॉडल में चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। इस पहल को सारथी ही मालिक की अवधारणा के साथ जोड़ा गया है, यानी जो चालक वाहन चला रहे हैं वे केवल ड्राइवर नहीं होंगे बल्कि पूरी व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी भी होगी। इस मॉडल को सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक नए प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत फिलहाल गुजरात के कई प्रमुख शहरों में हुई है, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, आनंद, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ जैसे अन्य कई शहर शामिल हैं। आपको बता दें कि शुरुआती चरण में इन शहरों में सेवा उपलब्ध कराने के बाद सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 महीने के भीतर इसे पूरे गुजरात में विस्तार दिया जाए ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोग इस नई टैक्सी का लाभ उठा सके।
इस पहल को डिजिटल मोबिलिटी और सहकारिता मॉडल के संयोजन के रूप में देखा जा रहा है, जहां तकनीक के साथ साथ सामूहिक भागीदारी की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले 4000 से अधिक चालक इस नई व्यवस्था का हिस्सा बने और इसे बड़े सहकारी नेटवर्क के रूप में विकसित कराने की योजना बनाई गई। वही अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार की राजनीति में शनिवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी, बल्कि जेडीयू के भीतर पुराने रिश्तों और मौजूदा समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि ये मुलाकात पूरी तरीके से अधूरी रह गई और दोनों नेताओं के बीच सीधा संवाद नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तो उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन सीधे मुलाकात का समय उनको नहीं दिया गया। उन्हें बरामदे में बैठाकर इंतजार कराया गया और बताया जा रहा है कि वे लगभग 20 मिनट तक वहीं मौजूद रहे और इस दौरान उनके चेहरे पर इंतजार और असमंजस की स्थिति साफ झलक रही थी। ये दृश्य उस समय और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया जब नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर निकले। जब नीतीश कुमार बाहर आए तो उनकी नजर बरामदे में बैठे आरसीपी सिंह पर पड़ी। इस दौरान आरसीपी सिंह तुरंत खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस अभिवादन का जवाब बेहद ही औपचारिक अंदाज में दिया और बिना रुके आगे बढ़ गए। उन्होंने किसी प्रकार की बातचीत या फिर रुककर मिलने से परहेज किया और सीधे अपने आवास के अंदर चले गए। इस पूरे दृश्य को वहां मौजूद लोगों ने बेहद ध्यान से देखा और बाद में राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय ये मुलाकात बन चुका है। इस मुलाकात के न हो पाने पर राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के साथ आए समर्थकों ने नाराजगी जताई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेडीयू के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। समर्थकों का कहना था कि जेडीयू के वरिष्ठ एमएलसी संजय गांधी और लल्लन सराफ ने जानबूझकर इस मुलाकात को रोकने की कोशिश की। उनका आरोप था कि पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश का हिस्सा था ताकि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच किसी भी तरीके की सीधी बातचीत न हो सके। इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सामान्य मुलाकात न होने की घटना के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे जेडीयू के भीतर लंबे समय से चले आ रहे मतभेद और राजनीतिक दूरी के संदर्भ में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस एक समय पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक रहे आरसीपी सिंह का पार्टी से अलग होना और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रमों ने दोनों के बीच विश्वास की दूरी पैदा कर दी है, जो आज तक समाप्त नहीं हो सकी। गौरतलब है कि आरसीपी सिंह ने कुछ समय पहले सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार के साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए नरमी के संकेत दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं और पुराने रिश्तों को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई थी कि शायद वे एक बार फिर जेडीयू का दामन थाम सकते हैं या फिर पार्टी में किसी भूमिका में वापसी कर सकते हैं। लेकिन ये घटना उन सभी अटकलों पर सवाल खड़े करती है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे सीधा संवाद करने से परहेज किया। उससे राजनीतिक रूप से एक स्पष्ट संकेत जाता है और एक रूप ये भी जाता है कि ये इशारा करता है कि फिलहाल पार्टी नेतृत्व और आरसीपी सिंह के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है और दूरी बरकरार रहने वाली है। वही आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यह घटना केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और भविष्य की रणनीति भी जुड़ी हुई है। जेडीयू के भीतर हाल ही के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं और पार्टी नेतृत्व अपने संगठन को एक निश्चित दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी भी पुराने नेता की वापसी या पुनः सक्रिय भूमिका को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला केवल एक मुलाकात न होने की घटना नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरण, पुराने रिश्तों की जटिलता और भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आने वाले दिनों में इस दूरी में कोई कमी आती है या फिर राजनीतिक खाई और भी ज्यादा गहरी होती है।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गाजा में इजरायली की सैन्य कार्रवाई और उस पर भारत सरकार के रुख को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक मीडिया आर्टिकल में लिखा है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गाजा में हालात बेहद ही भयावह है और वहां के बच्चों पर हो रहे हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर चिंता जता रहा है, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से कार्रवाई कर रही है और बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस आयोग का नेतृत्व भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में तैयार 94 पन्ने की रिपोर्ट में गंभीर आरोप दर्ज है। उन्होंने अपने लेख में गाजा में बच्चों की स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया। सोनिया गांधी के अनुसार वहां हजारों बच्चों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में बच्चे घायल हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि गाजा में करीब 20,000 बच्चों की मौत और 44,000 से अधिक बच्चों को घायल किया गया है। ये जानकारी सामने आई है। इसमें कई बच्चे अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, जबकि उन्होंने ये भी लिखा है कि गाजा में बच्चों पर हमले किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है बल्कि एक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। सोनिया गांधी ने गाजा में बुनियादी ढांचे के नुकसान का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि वहां के अधिकतर स्कूल तबाह हो चुके हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब हो गई है और गर्भवती महिलाओं तथा नवजात बच्चों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन हालतों ने मानवीय संकट को और ज्यादा गहरा कर दिया है। अपने लेख में उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले का भी उल्लेख किया है। इस भयावह और अस्वीकार्य बताया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने भारत सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। वही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी बोला है कि उनके अनुसार ये दिखता है कि किसी भी इस मामले में किसी भी संवेदनशीलता का नहीं नजरिए से देखा गया है। बच्चों पे हमला किया गया है जो एक क्रूरता को दर्शाता है। तो इस लेख के बाद राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है और गाजा मुद्दे पर भारत की विदेश नीति एक बार फिर चर्चा का केंद्र हो चुकी है। TV7 भारत में इतना ही। नमस्कार।